तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा VHS फ्रेंचाइजी के लेटेस्ट पार्ट को यानी कि 5th पार्ट को, जो कि अभी हाल ही में शडर के ऊपर 20 अक्टूबर को आया है। इस मूवी का नाम है VHS 99 क्योंकि इसके अंदर साल 1999 की स्टोरीज दिखाई गई हैं। इस मूवी के अंदर 5 डिफरेंट स्टोरीज हैं जिनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि स्टॉप मोशन एनिमेशन बना रहा था टॉयज की मदद से, और वो इन टॉय सोल्जर्स का यूज करके कोई स्टोरी को क्रिएट कर रहा था। और इसका मतलब और सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो थ्रू आउट द मूवी चलती रहती है। खैर अब पहली VHS स्टोरी शुरू होती है जिसका नाम है श्रेडिंग, और हम देखते हैं एक बैंड रैक को जिसके अंदर मेंबर्स हैं रेचल, अंकुर, क्रिश और कैबल। वो लोग बैंड प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपनी डेली लाइफ फन एक्टिविटीज और अपने शो के लिए स्टोरीज रिकॉर्ड करने का काम करते रहते हैं। और ये टाइम है 1999 का, और इसलिए ही इस मूवी का नाम है VHS 99, क्योंकि सारी कहानियां VHS फॉर्मेट में दिखाई जाती हैं और सन होता है यानी कि साल होता है 99। खैर एक दिन वो रिकॉर्डिंग करके अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि आज से 3 साल पहले एक ऑल गर्ल बैंड हुआ करता था, यानी कि उसके अंदर सारी लड़कियां परफॉर्म करती थीं। उस बैंड का नाम था बिच कैट, जो कि काफी पॉपुलर था और फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन एक दिन वो लोग किसी बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर कॉन्सर्ट कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर आग लग जाती है और उन लोगों के फैंस के बीच में भगदड़ मच जाती है। और उसी भगदड़ के अंदर वो चारों लड़कियां कुचली जाती हैं और आग की चपेट में आकर उन चारों की बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। तो अब ये रैक बैंड वहीं पर जा रहा है, यानी कि उसी बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर, ताकि वो उसको रिकॉर्ड कर पाए और वहां पर वो मस्ती करेंगे। जहां पर इस बैंड के 3 लोग तो काफी ज्यादा चिल आउट थे, लेकिन अंकुर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसने अपने बचपन से ही भूत वगैरह के बारे में सुन रखा था, जिसकी वजह से वो काफी घबराया हुआ था। अब अंदर आने पर उनको उस बैंड का जला हुआ स्टेज मिलता है और साथ ही साथ उनके जले हुए बूट्स तक मिलते हैं जो कि फ्लोर से मेल्ट होकर चिपके हुए थे, जो कि ये दर्शाता है कि उनकी मौत कितनी दर्दनाक हुई होगी। उन लोगों को एक जगह पर श्राइन बना हुआ मिलता है जो कि उनके चाहने वालों ने या फिर किसी और ने बनाया होगा उनकी याद में, या फिर बात कुछ और भी हो सकती है। खैर अब वो सब लोग मिलकर बार बार अंकुर को डराते रहते हैं क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर लगता था, और एक बार तो वो परेशान होकर उन लोगों से दूर चला जाता है। खैर अंकुर को छोड़कर बाकी तीनों लोग बिच कैट बैंड का मजाक उड़ाने लगते हैं, उनके मेंबर्स के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं और उनके बैंड का भी मजाक बनाते हैं। और तो और वो कुछ डॉल्स को फाड़कर उन लोगों की डेथ तक का मजाक बनाने लगते हैं, जिसके बाद ही उन्हें बिच कैट बैंड की एक मेंबर की आवाज आती है, और वो आवाज उनको ये कहती है कि वो उनके स्टेज से दूर रहें। और इसी के साथ में कोई इनविजिबल फोर्स क्रिस को ऊपर खींच लेती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। खैर अब ये देखकर कैबल और रेचल बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अब वो लोग वहां से भागते हैं, और हम देखते हैं द बिच कैट बैंड के गोस्ट को जो कि उनका पीछा करने लगती हैं। वो लोग सभी के पीछे जाकर उनको हॉन्ट करती हैं और एक एक करके सबके टुकड़े कर देती हैं और उनको जान से मार देती हैं। और वो इस चीज को एंजॉय करते हुए कर रही थी, जो कि काफी स्केरी और डिस्टर्बिंग हो जाता है। उन्होंने अंकुर को भी ढूंढ लिया था जो कि पास में ही छुपा हुआ था, और वो उसको भी मार देती हैं। और आखिर में वो लोग रेचल को भी पकड़कर उसे पहले फाड़कर उसकी बॉडी के साथ मस्ती करती हैं और फिर उसको जोड़कर देखने लगती हैं जैसे कि वो कोई पजल गेम हो, जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। अब इस VHS टेप के आखिरी सीन में हम देखते हैं द रैक बैंड को, जिनके बॉडी पार्ट्स जिन्हें पहले अलग किया गया था अब उनको जोड़कर एज पपेट्स उनसे स्टेज पर परफॉर्म करवाया जा रहा था, जिन्हें द बिच कैट बैंड की एक मेंबर कंट्रोल कर रही थी। यानी कि इनके साथ में वैसा ही हुआ जैसे कि वहां पर इन्होंने डॉल्स के साथ में किया था। खैर अब कहानी फिर से सबसे स्टार्टिंग वाली VHS टेप यानी कि वही स्टॉप मोशन रिकॉर्डिंग पर आ जाती है, जिसको ब्रैडी नाम का एक लड़का अपने कैमरा से रिकॉर्ड करके अपनी ही कोई स्टोरी बना रहा था। और वो ये स्टोरी कुछ सोल्जर्स के अराउंड बना रहा था जो कि किसी वॉर फील्ड पर फंसे हुए थे और एनिमी आर्मी पर अटैक करने की तैयारी में थे, बट उससे पहले ही उन पर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। खैर अब दूसरी कहानी शुरू होती है यानी कि VHS टेप नंबर 2, जिसका नाम होता है सुसाइड बिड, जहां पर हम देखते हैं लिली नाम की एक लड़की को जिसका एक यूनिवर्सिटी के अंदर न्यू एडमिशन हुआ था। वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है कि उसने सुसाइड बिड डाला है इस यूनिवर्सिटी की सोरोरिटी में शामिल होने के लिए। और सोरोरिटी का मतलब होता है जहां पर सारी की सारी लड़कियां होती हैं, यानी कि एक गर्ल्स की सोसाइटी होती है किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के अंदर, और उसका नाम था बीटा सिग्मा एटा। खैर अब हमको दिखाया जाता है लिली की रूममेट हेलन को, जो कि काफी सीधी सादी सी लड़की होती है, और वो उससे बोलती
बोलती है कि उसे ये सब सुसाइड बिड वगैरह नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको सॉरोरिटी में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि लिली को उसमें शामिल होना था, तो वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। अब कुछ ही टाइम के बाद में हम उसको देखते हैं उस यूनिवर्सिटी की सॉरोरिटी मेंबर्स के साथ में, जो उसके साथ में हंसी मजाक कर रही थी और उसे यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में लेकर आई थी। वो लोग उसको सॉरोरिटी में लेने के लिए तैयार थी, लेकिन उसको एक काम करना होगा जिसके बाद ही वो इस सॉरोरिटी के अंदर आ सकती है, अदरवाइज वो फेल हो जाएगी और अकेली ही रहेगी, जिस पर यहाँ पर लिली मान जाती है। अब वो लोग पहले उसे एक लड़की की कहानी सुनाती हैं जिसका नाम होता है गिल्टीन। वो 20 साल पहले इसी यूनिवर्सिटी की एक न्यू एडमिशन वाली लड़की थी और वो तब सॉरोरिटी में ज्वाइन होना चाहती थी। तब उस ग्रुप की लड़कियों ने उससे ये कहा कि अगर वो एक रात कॉफिन में बिता लेगी तो उसे ज्वाइन करवाया जाएगा, अदरवाइज उसे बाहर ही रखा जाएगा, जिस पर गिल्टीन एग्री हो जाती है क्योंकि उसे किसी भी हालत में उसके अंदर शामिल होना था। तो अब उन लड़कियों ने उसे जमीन के अंदर एक कॉफिन के अंदर बंद कर दिया था, जिसको एक रात के बाद ही ओपन करके उसे बाहर निकलना था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसको एक हफ्ते तक वहां पर रखा। अब एक हफ्ते के बाद जब उन्होंने उस कॉफिन को खोला तो उसके अंदर वो नहीं थी और तब से सब ये मानने लगे कि गिल्टीन को अंडरवर्ल्ड में खींच लिया गया है और उसका भूत यहाँ वहां पर घूमकर ऐसी लड़कियों को ढूंढता है जिसे वो अपने साथ अंडरवर्ल्ड में ले जाएगी खेलने के लिए, यानी कि दोस्ती करने के लिए। खैर अब कहानी प्रेजेंट में आती है और ये सभी लड़कियां लिली को बोलती हैं कि उसे भी एक रात कॉफिन के अंदर रहना होगा और सेम गिल्टीन की तरह ही लिली का भी जज्बा काफी था, तो वो इस बात के लिए मान जाती है। खैर अगले सीन में वो लोग उसे जमीन में 6 फीट अंदर कॉफिन के पास लेकर आती हैं और उसको ये कहती हैं कि अगर उसे कॉफिन पर किसी भी तरह का नॉक सुनाई दे तो वो उस पर रिएक्ट ना करे, क्योंकि वो गिल्टीन हो सकती है जो उसे अपने साथ अंडरवर्ल्ड में लेकर जाएगी और उसे कॉफिन के अंदर आने से भी लिली को रोकना होगा। जिस पर एक लड़की ये बोलती है कि लिली इन बातों पर ध्यान ना दे क्योंकि ये सब मजाक है और यूनिवर्सिटी का ये एक अर्बन लेजेंड है। और साथ ही साथ वो लिली को एक बॉक्स भी देती है, ये कहते हुए कि जब वो बिल्कुल हिम्मत हारने लगे तो उसे इस बॉक्स को ओपन करना होगा जो कि उसको हिम्मत देगा। साथ ही साथ कॉफिन के अंदर एक रोप भी है जो कि बाहर एक बेल से बंधी हुई है, जिसको बजाने पर वो लोग लिली को बाहर तो निकाल लेंगे लेकिन वो फेल हो जाएगी। अब सब कुछ समझाने के बाद में वो लोग लिली को कॉफिन के अंदर डाल देती हैं और उनका पूरा प्लान उसके साथ में मस्ती करने का था, तो वो लोग खुद ही उसकी कॉफिन पर बैंग करने लगते हैं, जिससे कि वो अंदर काफी ज्यादा डरने लगती है और उसको ऐसा लगता है कि गिल्टीन यहाँ पर आ गई है। वो अब बाहर जाने का सोचती है लेकिन हिम्मत बांध लेती है कि उसको पार करके सॉरोरिटी ज्वाइन करनी है और हेलन के लिए वो एक मैसेज रिकॉर्ड करती है कि वो अकेली ही रह जाएगी लाइफ में और लिली आगे बढ़ रही है और ये एक काइंड ऑफ टॉन्ट था उसके लिए। अब उसको डर लगने लगता है तो वो उस बॉक्स को ओपन करती है जो कि उस लड़की ने उसको दिया था और शॉकिंगली उसके अंदर ढेर सारी स्पाइडर्स होती हैं जो कि बहुत ही भद्दा मजाक था, जिससे वो बहुत डर जाती है और परेशान हो जाती है। फिर वो बेल रिंग करती है लेकिन वो लोग कॉफिन को ओपन नहीं करते और मस्ती करने लगती हैं, जो कि उनका असल प्लान था। अब कुछ देर के बाद में बारिश शुरू हो जाती है और वहां पर पुलिस भी आ जाती है, तो वो लोग पुलिस से बचने के लिए वहां से चली जाती हैं, साथ ही साथ बेल भी ले जाती हैं। और ये मेरे ख्याल से किसी भी पर्सन के लिए वर्स्ट नाइटमेयर होगा। खैर थोड़ी देर के बाद में बहुत तेज बारिश से उस कॉफिन के अंदर पानी भरने लगता है और वो टूटने लगता है, जिसके बाद अब लिली बहुत डर गई थी और वो हेलन से माफी मांगती है जिसको उसने बुरा भला कहा था, जबकि वो एक अच्छी लड़की थी। अब उस कॉफिन को तोड़कर उसके अंदर वाकई में गिल्टीन की स्पिरिट आ जाती है जो कि लिली के ऊपर अटैक कर देती है और सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब अगली सुबह वो लड़कियां उस कॉफिन के पास में आती हैं जिसमें पानी भरा हुआ था, लेकिन लिली उसके अंदर नहीं थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनका प्लान सिर्फ मस्ती करने का था और अब उनको ये नहीं पता था कि लिली कहां पर चली गई है। जिस पर वो लोग ये डिसाइड करती हैं कि ये बात वो किसी से भी शेयर नहीं करेंगी और इस मामले को यहीं पर भूल जाएंगी। लेकिन अगले ही सीन में हम उन सभी को अलग अलग कॉफिन्स के अंदर देखते हैं जिसमें वो बंद हो रखी थी और उनके किए की सजा उनको मिल रही थी क्योंकि उनको मारने आई थी गिल्टीन और उसकी नई भूतिया फ्रेंड लिली, जिसको गिल्टीन अंडरवर्ल्ड ले गई थी, यानी कि स्पिरिट रेल्म में। और अब वो भी एक गोस्ट है जो कि अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेने आई है और उन लड़कियों को वो दर्दनाक मौत देगी। और इसी के साथ में VHS टेप नंबर 2 खत्म हो जाती है। खैर अब हम फिर से देखते हैं ब्रैडी की उसी स्टॉप मोशन रिकॉर्डिंग को जहां पर मॉन्स्टर्स ने उन सोल्जर्स पर अटैक कर दिया था और उस अटैक के अंदर एक मॉन्स्टर ने उस सोल्जर के पैर को अलग कर दिया था। खैर तभी हमको दिखाई जाती है अगली कहानी जिसका नाम होता है उजीज डंजन, जहां पर हम एक टीवी शो को देखते हैं जहां पर कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करने आते हैं और उनको जीतने पर उजी से अपनी कोई भी एक विश मांगने का मौका मिलेगा जिसे उजी ग्रांट भी करेगा। और ये है कौन, इसके बारे में हमको थोड़ी देर में पता चलेगा।
अब इस शो का होस्ट वहाँ पर आए हुए बच्चों को इंट्रोड्यूस करता है और यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग टीम भी होगी जो कि आपस में कम्पीट करेगी और आखिर में एक लड़का और एक लड़की फाइनल राउंड में पहुंच जाएंगे जहाँ पर उन दोनों के बीच में मुकाबला होगा और विनर डिसाइड करा जाएगा। खैर अब शो का जो होस्ट होता है वो आगे बढ़ता है और फाइनल राउंड आ जाता है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आ गए थे। यहाँ पर लड़की का नाम डोना होता है। वो अपने अपोजिट प्लेयर से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और उसकी फैमिली इससे बहुत ही ज्यादा खुश थी। हालांकि उसकी माँ ये भी नोटिस कर रही थी कि होस्ट डोना के साथ में काफी अजीब बिहेव कर रहा था। अब डोना जीतने ही वाली होती है लेकिन तभी उसका पैर बीच से टूट जाता है जिस वजह से शो वहीं पर कैंसिल हो जाता है और कोई भी विनर नहीं होता। अब अगले सीन में कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोना की फैमिली ने उस होस्ट को अपने बेसमेंट के अंदर पकड़ा हुआ था क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहते थे, क्योंकि डोना का पैर टूटने की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई थी और उसका पैर अब पूरी तरह से तबाह हो गया था और उसकी लाइफ अब पहले जैसी नॉर्मल नहीं हो सकती थी। उनका ये कहना था कि उस होस्ट के उस झूठे शो और झूठे मिथ उजी की वजह से ऐसा हुआ है। उन लोगों ने उस बेसमेंट के अंदर उस शो के जैसा ही छोटा सा सेटअप बनाया था और डोना की मदर उस होस्ट को टॉर्चर करके उससे ये बोलती है कि उसे डोना की लाइफ खराब करने की सजा मिलने वाली है और उसे सेम उसी गेम की तरह इस सेटअप से पार होकर जीतना होगा और अगर वो जीत गया तो बच जाएगा और हारने पर उसकी नसों के अंदर वो एसिड भर देगी, जिस पर वो होस्ट उस सेटअप को पार करने लगता है जिसके अंदर उसे काफी हर्ट भी होता है लेकिन वो कुछ ही सेकंड से चूक जाता है। जिसके बाद में डोना की मदर उसके अंदर एसिड भरने ही वाली थी लेकिन तभी वो ये बोलता है कि डोना की विश अभी भी पूरी हो सकती है क्योंकि उजी असल में एग्जिस्ट करता है और वो उन्हें उसके पास ले जा सकता है जहाँ पर डोना अपनी विश मांग लेगी, जिस पर वो मान जाती है। अब वो लोग शो के पुराने सेटअप पर ही जाते हैं और एक सीक्रेट डोर से होते हुए एक गुफा के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत से बच्चे और लोग थे जो कि एक बहुत मोटी सी लेडी के आसपास खड़े हुए थे और उसकी सेवा कर रहे थे। होस्ट ये बोलता है कि यही उजी हैं और डोना उससे विश मांग ले, जिस पर उसकी माँ बोलती है कि वो बहुत सारे पैसे और कार वगैरह मांग ले जल्दी से। और अब डोना उजी के कान में अपनी विश बोलती है जिसके साथ ही उस लेडी के पेट को चीरकर एक बहुत ही भयानक लवक्राफ्टियन मॉन्स्टर आता है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असली उजी यही मॉन्स्टर है और वो उधर खड़े हुए होस्ट और डोना की पूरी फैमिली के ऊपर इलेक्ट्रिक वेव से अटैक करके उनके चेहरों को जलाने लगता है और मदर डोना से पूछती है कि आखिर उसने क्या विश मांगी थी और हम डोना को देखते हैं जो कि एक ईविल स्माइल दे रही थी और वो होस्ट और उसकी फैमिली अब मारी जाती है और ये VHS टेप भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस कहानी से रिलेटेड एक थ्योरी के बारे में। तो यहाँ पर ये जो होस्ट होता है और डोना की फैमिली होती है वो दोनों ही लालची थे। होस्ट यहाँ पर ऐसे अजीबो गरीब शो करके पैसा कमाया करता था और साथ ही साथ यहाँ पर जो डोना की मदर थी वो भी काफी लालची थी, मतलब कि उसे अपनी बेटी से ये कहना चाहिए था कि वो उजी से अपनी लाइफ अपना पैर वापस मांगे, लेकिन उसने यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीजों को चुना जैसे कि कार और पैसा। और शायद से यही रीजन था कि जो डोना थी वो समझ गई थी कि ये होस्ट और उसकी फैमिली सारे ही खराब हैं और उसने मेरे ख्याल से उनकी डेथ को विश कर लिया होगा। और बात करें यहाँ पर इस मॉन्स्टर के बारे में तो शायद से ये पिछले शो के विनर्स होंगे जो कि उसको हमेशा सर्व करने के लिए वहीं पर रह जाते होंगे। वो उनको पक्का अपना सर्वेंट बना लेता होगा क्योंकि ईविल के पास से कोई भी चीज जो होती है वो कर्स के साथ में आती है, यानी कि कोई भी वरदान जो होता है उसके साथ में कोई ना कोई छुपा हुआ अभिशाप जरूर होता है और मेरे ख्याल से अब डोना भी उसकी एक सर्वेंट बन जाएगी। अब कहानी फिर से शुरुआत वाली कहानी पे यानी ब्रैडी पर आती है जो कि टेक्निकली यहाँ पर फोर्थ स्टोरी है जिसका नाम है गॉकर्स। और गॉकर का मतलब मैं आपको इस कहानी के अंत होने पर बताऊंगा। खैर अब हमको दिखाया जाता है ब्रैडी को जो कि VHS टेप को रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई डिलन वहां पर आता है जो कि अपना कैमरा छीन लेता है जिस पर ब्रैडी वो स्टॉप मोशन रिकॉर्डिंग कर रहा था। खैर तभी हमको डिलन के कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि उसी कैमरा से अलग अलग लड़कियों की गलत वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे थे गलत इंटेंशन से। खैर अब एक दिन डिलन के घर के पास में एक नई लेडी रहने आती है और वो काफी हॉट होती है, तो वो लोग उसे दिन भर स्पाई करने लगते हैं और रिकॉर्ड करने लगते हैं। अब एक दिन उनको ये पता चलता है कि ब्रैडी की उस लेडी से काफी अच्छी जान पहचान है और वो लोग उससे बात करते हैं तो ब्रैडी उनको बताता है कि उस लेडी का नाम सैंड्रा है। वो लोग उससे ये कहते हैं कि वो सैंड्रा के घर पर जाता रहता है और उसकी उससे अच्छी फ्रेंडशिप है, तो क्यों ना वो उसके घर में स्पाई कैमरा लगा दे, जिस पर वो पहले तो मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। अब अगले दिन मिलने के बहाने से उसके घर पर जाकर ब्रैडी वो कैमरा लगा देता है और अब वो लोग बैठकर वेट करने लगते हैं कि कब सैंड्रा नेकेड हो और वो लोग मजे ले पाएं। खैर अब रात हो जाती है और वो लोग उसके
गार्डन में रखे हुए ह्यूमन फेस स्कल्पचर्स को देखते हैं और सोचते हैं कि ये डेकोरेशन का सामान होगा। खैर रात को सैंड्रा शावर लेने जाती है तो वो अपने कपड़े निकालती है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी विग भी निकाल देती है और उसके हेयर की जगह पर जिंदा स्नेक्स बाहर आते हैं। तो ये कोई और नहीं बल्कि मेड्यूसा होती है, यानी कि मॉडर्न मेड्यूसा, जिसको देखकर वो लोग उससे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो इस कहानी का नाम गॉकर्स है और गॉकर मतलब होता है जो कि किसी को काफी अजीब तरह से घूरता है, और मेड्यूसा जब भी किसी को देखती है तो वो स्टोन में बदल जाता है। खैर मेड्यूसा को यहाँ पर यह बात पता थी कि वो लोग उसके ऊपर स्पाई कर रहे हैं और वो डिलन के घर आकर सब पर अटैक करने लगती है और एक एक करके सबको पत्थर का बना देती है। मतलब कि जो ह्यूमन फेस स्कल्पचर्स उसके गार्डन में रखे हुए थे वो रियल ह्यूमंस थे जिन्होंने उसको नाराज किया और उसने उनको पत्थर का बना दिया। वो सभी लोगों पर अटैक करके सबको पत्थर का बना देती है और लास्ट में ब्रैडी और डिलन के साथ भी ऐसा ही होता है, जिनके स्टोन स्कल्पचर्स के साथ में ये वाली VHS टेप यानी कि कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। खैर अब हम आ जाते हैं आखिरी कहानी के ऊपर जिसका नाम है टू हेल एंड बैक, जहां पर हम देखते हैं एक कल्ट के अंदर विचेस को जो कि एक लेडी को सैक्रिफाइस करके उसे एक वेसल बना रहे थे, जिसके अंदर वो हेल के एक बहुत ही पावरफुल डीमन यूका बॉन को बुलाना चाहते थे। खैर अब यहाँ पर रिचुअल शुरू होता है और हम दो वीडियोग्राफर्स नेट और ट्रॉय को भी देख पाते हैं जो कि सभी कुछ रिकॉर्ड करने आए थे, और रिचुअल शुरू होता है अर्थ और हेल के बीच खुले टाइनी पोर्टल से। तभी वहां पर कोई और डीमन यहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को अपने साथ खींच कर ले जाता है, यानी कि ये जो रिचुअल था वो बैकफायर कर गया था। अब वो दोनों ही हेल के अंदर आ गए थे जहां पर बहुत सारे डीमंस थे और उनको खाने के लिए उन पर अटैक करने बढ़ रहे थे, जिनसे बचते हुए वो लोग भाग रहे थे। लेकिन तभी उन्हें मिलती है यहाँ की एक डीमन मैबल जो कि काफी पावरफुल डीमन थी, लेकिन बाकियों की तरह वो इतनी बुरी नहीं थी, और वो उनसे बात करती है। वो अपना नाम बताती है यानी कि मैबल, और साथ ही साथ ये भी बोलती है कि वो स्कल बाइटर डीमन है और वो उनको यहाँ से निकलने में मदद कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि हर जगह पर डीमंस के ट्रैप लगे हुए हैं और सभी उनको खाने के लिए भूखे बैठे हुए हैं, क्योंकि जब ह्यूमंस यहाँ पर आते हैं तो वो लोग स्मेल कर लेते हैं कि इंसानी मांस यहाँ पर है। खैर वो लोग मैबल से ये बोलते हैं कि वो उनको यूका बॉन के पास में ले जाएं, क्योंकि उसकी हेल्प से वो लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं, और वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाती है। वो लोग अब आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे अजीब अजीब से डीमंस उनको दिखाई देते हैं जो कि या तो ह्यूमंस को खा रहे थे या फिर पहले कभी खुद ह्यूमंस थे और अब डीमन बन चुके हैं, और हर जगह ह्यूमन फ्लैश पड़ा हुआ था। अब वो लोग यूका बॉन की केव तक पहुंच गए थे और जो मैबल ने वादा किया था वो उसने पूरा किया था, जिस पर वो ये कहती है कि उसके बारे में भी अर्थ की बुक में वो लोग लिखें क्योंकि उसे वहां पर कोई नहीं जानता। अब वो लोग यूका बॉन के पास में जाते हैं जिसके छोटे मोटे डीमंस उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो लोग उनको मारकर यूका बॉन के पास में चले जाते हैं और उसके अंदर ही एक पॉकेट पोर्टल था जिससे वो लोग बाहर जा सकते थे, और वो लोग मैबल को बोलते हैं साथ चलने के लिए। लेकिन तभी एक डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो उनको जाने के लिए बोलती है, साथ ही साथ वो उसका नाम बुक पर लिखने का बोलती है। अब आप ये सोचेंगे कि वो उनकी हेल्प क्यों कर रही थी, तो वो असल में यूका बॉन से चिढ़ती थी और वो खाली ये चाहती थी कि उसका जो नाम है वो विच की स्पेल बुक के अंदर लिखा जाए। मैबल ने उनको ये भी बताया था कि उस पोर्टल के अंदर उनको तब जाना होगा जब आधी रात होगी, क्योंकि उस वक्त जो होता है अर्थ और हेल के बीच की लाइन काफी वीक होती है, जिससे कि वो वापस जा पाएंगे। अब वो लोग वापस रियल वर्ल्ड के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन होता यह है कि जो नेट होता है ना, उसकी स्पिरिट जो होती है वो यहाँ पर उस लेडी के अंदर आ जाती है जो कि सैक्रिफाइस के लिए यूज की जानी थी। अब जो वहां पर विचेस और कल्ट के मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं क्योंकि ये रिचुअल फेल हो गया था, और तभी वो उनके ऊपर अटैक करके उन सभी को जान से मार देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको डीमन बुलाना था, इंसान नहीं। और मरने से पहले जो ट्रॉय होता है वो मैबल का नाम उस किताब के ऊपर लिख देता है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के अंदर हम ऑडियो सुनते हैं जहाँ पर वो जो विचेस का कल्ट होता है अब मैबल को समन कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वो यहाँ की किंग या फिर कोई गॉड होगी जो कि बहुत ही पावरफुल है, लेकिन मैबल पर किसी डीमन ने अटैक कर दिया था, तो शायद से वो मारी गई थी या फिर अब उसकी सोल अर्थ पर आ सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी तो है नहीं, तो उसको भी किसी और के शरीर के अंदर ही बुलाना होगा। और मेरे ख्याल से जब उसको ये पता चलेगा कि ट्रॉय और नेट नहीं बचे तो वो शायद से उनकी मौत का भी बदला सबसे ले सकती है। और लास्ट में हम ब्रैडी की रिकॉर्डिंग को भी देखते हैं जो कि अब खत्म हो गई थी, क्योंकि वहां पर मेड्यूसा ने उसको भी स्टोन के अंदर बदल दिया था। और दोस्तों बात करते हैं जो ब्रैडी की स्टॉप मोशन पिक्चर थी, यानी कि वो जो टॉयज के साथ खेल रहा था सोल्जर्स के साथ में, उसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो असल में ये पिछली VHS और इस VHS स्टोरीज को बताती हैं, यानी कि एक लिंक यहाँ पर बन जाता है।
जैसे कि एक जगह पर एक सोल्जर का पैर अलग हो गया था, यानी कि उस पर अटैक किया गया था मॉन्स्टर के द्वारा, तो वो डोना की स्टोरी का रेफरेंस हो सकता है क्योंकि उसकी भी एक लेग नहीं थी। और एक जगह पर एक सोल्जर के ऊपर रैट मॉन्स्टर अटैक करता है, तो वो पिछली VHS मूवी यानी कि रैटमा का रेफरेंस है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वाली VHS मूवी नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हर VHS टेप के अंदर यानी कि हर कहानी के अंदर कुछ ना कुछ सोशल मैसेज है। जैसे कि लिली वाली कहानी के अंदर दिखाया गया है कि रैगिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। जो ब्रैडी वाली कहानी थी वो ये दर्शाता है कि आज के टाइम में लोग इस कैमरा और टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो सकती हैं। डोना वाली कहानी के अंदर ये दर्शाया गया है कि जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लालची होते हैं और सेल्फिश होते हैं। लाइक उसकी खुद की माँ ने बहुत ही अजीब सी विश करी थी, यानी कि वो अपने बच्चे का भला नहीं चाहती थी, बल्कि उससे मटेरियलिस्टिक चीजों से प्यार था, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैबल वाली जो कहानी थी यानी कि टू हेल एंड बैक वाली, तो वहां पर जो मैबल होती है उसने सक्सेसफुली यूका बॉन को रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि जो विचेस की बुक थी उसके अंदर अब उसको पूजा जाएगा, ना कि यूका बॉन को। और उसके लिए उसने ट्रॉय और नेट का फायदा उठाया। उसने उनको बाहर जाने ही इसलिए दिया ताकि वो उसका काम कर पाएं। और ऐसा रियल लाइफ में होता है कि लोग आपका फायदा उठाते हैं उनके किसी काम को अंजाम देने के लिए, और आपको पता भी नहीं लगता। सबसे पहली कहानी यानी कि श्रेडिंग के अंदर भी दिखाया गया है कि आपको किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, स्पेशली डेड लोगों का। और ये कहानी ये कहना चाहती है कि आजकल के जो लोग हैं वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। और बूम, इसी के साथ में VHS 99 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी VHS फ्रेंचाइजी की 5th मूवी यानी कि VHS 99। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब ये वाली जो VHS है ना, ये इसकी पिछली मूवी से थोड़ी अलग है, यानी कि यहाँ पर सेपरेट स्टोरीज दिखाई गई हैं जो कि एक मेन स्टोरी से लिंक हो रखी है। लेकिन वो लिंक जो है वो स्टॉप एनिमेशन रिकॉर्डिंग से है, यानी कि उस सोल्जर के जरिए ही, यानी कि उस सोल्जर वाली कहानी के जरिए ये सारी कहानियां समझाई गई हैं, जिसको समझने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी पड़ेंगी। ये मूवी शडर के ऊपर 20 अक्टूबर को रिलीज की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको नहीं देख सकते क्योंकि इंडिया के ऊपर शडर अभी अवेलेबल नहीं है। तो आपको कुछ और तरीका लगा के यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट पसंद आया होगा। अब बात करें कि मुझे ये कैसा लगा, तो ओवरऑल मुझे ये ठीक लगा है। ये इस फ्रेंचाइजी के अंदर एक नाइस टच आप कह सकते हो, लाइक चेरी ऑन द टॉप। लेकिन जो पहली 3 VHS है ना वो बहुत बढ़िया है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि VHS का पार्ट 2 और पार्ट 3 अभी पेंडिंग है, तो उसको भी मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए